Good morning, all of you. In last lecture, we discussed about introduction of accounting. In that, we studied the points: definition of accounting, what is accounting, then objectives of accounting. These are maintain proper records of business, calculation of the profit and loss, depreciation of financial positions, availability of information to various users, to comply legal requirements, to know the exact result leading to net profit or net loss, to prevent errors and frauds, to ascertain the progress of business from year to year, and then limitations of accounting. Branches of accounting, there are three branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. Then two another branches: tax accounting, social responsibility accountings. Okay, now chapter number 10, accounting concepts and conventions. Accounting concepts and conventions. अकाउंटिंग इज जनरली कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग क्या है? तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक अनदर लैंग्वेज है. इट रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा. ओके, अकाउंटिंग क्या है? तो बिजनेस का एक लैंग्वेज है जिसमें रिकॉर्ड्स रखते हैं. मीन्स बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग में रखे जाते हैं. देन जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में. और जो फॉर्म्स होते हैं मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है वो सब हम क्या करते हैं? तो एक इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं. जैसे प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना है. देन अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स जो होते हैं वो हम बनाते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग में ये सारी बातें आती हैं. देन नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन सेट रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग के, वो बनाने के कुछ सर्टेन रूल्स है जो सेट है. ओके, देन दिस रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. उसको क्या बोलते हैं? जो रूल्स अकाउंटिंग के लिए फिक्स है, सेट है, उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP, एंड हैव बीन कॉमनली एक्सेप्टेड by the professional accounting world as general guidelines for preparing the financial statements. Okay, तो ये जो है GAAP, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सब जो प्रोफेशनल्स है उन्होंने कॉमनली एक्सेप्ट किए हुए अकाउंटिंग के रूल्स है. जनरल गाइडलाइंस जो प्रिपेयर की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं अकाउंटिंग के, उन्होंने क्या की है? तो उन्होंने एक्सेप्ट की है. ओके, नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड एक्शन आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म्स सच एज कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, अजम्पशंस एक्सेट्रा. तो ये जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है या फिर रूल्स है जो कंडक्ट किए जाते हैं, जो भी एक्शंस डिस्क्राइब की जाती है, उनको वेरियस टर्म्स से बोला जाता है. मीन्स उनको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए, लाइक कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, देन अजम्पशंस. दीज आर सम टर्म्स which are used in the accounting principles or rules. Okay, now next point is accounting concepts. Okay, accounting में जो भी terms है, concept, conventions, assumptions, तो उसमें से पहला टर्म हम देख रहे हैं accounting concepts. Okay,
अकाउंटिंग के कौन से कंसेप्ट है. नाउ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मीन्स नेसेसरी assumptions or conditions upon which accounting is based. अकाउंटिंग कंसेप्ट मीन्स व्हाट? अकाउंटिंग कंसेप्ट हम किसे बोलेंगे? तो ऐसे नेसेसरी अजम्पशंस, जो ऐसे कुछ नेसेसरी अजम्पशंस या फिर कंडीशंस हमने किए हैं जो अकाउंटिंग पे बेस्ड है, तो उसको बोलोगे आप अकाउंटिंग कंसेप्ट. लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इज गिवन बिलो. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट की जो लिस्ट है वो नीचे दी हुई है. अकाउंटिंग कंसेप्ट किसे बोलोगे? अकाउंटिंग कंसेप्ट मीन्स व्हाट? तो ऐसे नेसेसरी अजम्पशंस, जो जरूरत के कुछ अजम्पशंस है, जरूरत के कुछ कंसिडरेशंस हमने किए हुए हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस है जो अकाउंटिंग पर बेस्ड है. ठीक है, अकाउंटिंग पे वो बेस है, वो अकाउंटिंग उसका बेस है, तो उसको बोलोगे आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. ओके, जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखे थे. अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हमने पिछले इसमें देखे थे, टर्म्स देखे थे. ओके, नाउ हम देखते हैं नीचे कि अकाउंटिंग के कौन से कंसेप्ट्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं. तो एंटिटी कंसेप्ट पहला कंसेप्ट है. देयर आर 10 कंसेप्ट्स. फर्स्ट कंसेप्ट इज एंटिटी कंसेप्ट. सेकेंड कंसेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट concept. First is entity, second one is dual aspect concept, third one is going concern concept, fourth one is accounting period concept, fifth one is money measurement concept, sixth one is cost concept. Number 6 is cost concept. Seventh one is revenue realization concept. Eighth number is matching concept. Ninth one is variable objective evidence concept. Verifiable objective evidence concept. And last one is accrual concept. कौन से कंसेप्ट देखे हमने? फर्स्ट था एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फोर्थ वन इज अकाउंटिंग पीरियड concept, fifth one is money measurement concept, sixth one is cost concept, seventh one is revenue realization concept, eighth one is matching concept, ninth one is variable objective evidence concept, and last one is accrual concept. Okay, now first हम देखेंगे entity concept. Okay, entity concept क्या होता है? According to entity concept, business is treated as a unit or entity apart from its owners, creditors, managers, and others. This means that the proprietor of an enterprise is always considered to be separate and distinct from the business which he controls. Similarly, in a partnership business, the firm is quite separate from the individual partners who are its members. Okay, entity concept means what? जो भी फर्म है या फिर जो भी बिजनेस है, उसको जो ओनर है, क्रेडिटर्स है या फिर मैनेजर्स है या फिर अदर्स है, उसको बिजनेस से कुछ अलग रखना. मीन्स दिस कंसेप्ट मीन्स प्रोप्राइटर और एंटरप्राइज इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस व्हिच ही कंट्रोल्स. जिस बिजनेस को वो कंट्रोल कर रहा है उससे खुद को कुछ अलग रखना. मीन्स जो भी ओनर है बिजनेस का उसको अलग रखना, सेपरेट रखना. ओके, अगर पार्टनरशिप है तो जो भी पार्टनर्स है
जो भी मेंबर्स है उसको सेपरेट रखना, ओके, सेपरेट फ्रॉम द इंडिविजुअल पार्टनर्स हु आर इट्स मेंबर्स, ओके। देन thus the concept of separate entity is applicable to all forms of business organization, that is proprietorship, partnership और a company। ये जो कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लाइक इन्वेस्टमेंट बिजनेस, सॉरी प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस है, मीन्स एक ही ओनर है, पार्टनरशिप का बिजनेस है उसके 2-3 ओनर है, या फिर कंपनी है, तो सब इसमें ये एप्लीकेबल है, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल द ओनर हाउस हिज इन्वेस्टमेंट्स in security, his personal car and his personal income and expenditure should be kept separate from the account of his business entity. Similarly, if the owner is going some other business, its record are kept separate, okay। अगर कोई ओनर है जिसकी कंपनी है या फिर जिसका फर्म है, जिसका बिजनेस है, वो उसका जो घर है या फिर उसकी जो कार है या फिर उसका अगर अलग कोई और बिजनेस है, तो उसको वो जो भी बिजनेस का पैसा है या फिर जो भी वो बिजनेस है उसको सेपरेट रखना चाहिए, ओके। सपोज उसकी कोई एक उसका बिजनेस है, तो बिजनेस से उसका जो भी पर्सनल होगा, पर्सनल कार होगी, पर्सनल उसका जो भी पर्सनल इनकम उसका होगा अलग, बिजनेस से कुछ अलग, वो उसने अलग रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया है, या फिर अकाउंटिंग का ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ओके। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी उसका डेटा होगा वो अलग होगा, और जो भी उसका पर्सनल डेटा होगा, पर्सनल इनकम होगा, वो अलग होगा, ओके। देन the concept is very helpful to find out the financial position of the business. Moreover, it is easy to determine the earning capacity of the business, okay। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही हेल्पफुल है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस किस पोजीशन में है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, लॉस हो रहा है, या फिर वो किस पोजीशन में है, उसको क्या जरूरत है अभी, ये देखने के लिए ये एंटिटी कॉन्सेप्ट इज मोस्ट यूजफुल या फिर हेल्पफुल है, ओके। इससे अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है कि बिजनेस से हमें क्या मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, ये सब बातें एंटिटी कॉन्सेप्ट से पता चलती है टाइम टू टाइम, ओके। देन एंटिटी कॉन्सेप्ट से कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस, या फिर हमारा बिजनेस कितने प्रॉफिट में चल रहा है, कितनी इसकी अर्निंग कैपेसिटी है, ये सब बातें बहुत ही ये सब बातें पता करने में एंटिटी कॉन्सेप्ट इज मोस्ट यूजफुल, ओके। देन नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट्स। In other words, every transaction affect at least 2 accounts, okay। In one account is debited and in another account must be credited, okay। तो ये जो concept है dual aspect concept, तो इसमें क्या है, according to this concept every business transaction is recorded एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो ड्यूअल एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक अगर किसी अकाउंट में से हम पैसे निकाल रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो किसी अनदर अकाउंट में उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किसी अनदर अकाउंट में हम उसको डालेंगे। तो एक अकाउंट से हम पैसे अगर निकालते हैं तो उसे दूसरे अकाउंट में हम डालते हैं, इसलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसमें वो दोनों जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, तो अगर एक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो वो हम दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं, तो ये जो दोनों बातें हैं वो इस कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड की जाती है। The system of recording transaction is based on this concept is called as dual entry system, okay।
अगर इस सिस्टम से, इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो उस रिकॉर्ड को, उस सिस्टम को हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ओके, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। ओके, अगर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से हम कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं तो उस रिकॉर्ड को हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ओके, नाउ it is because of its principle that two sides of the balance sheets are always equal. The following equation will always hold good. Okay, assets is equal to liability plus capital and capital is equal to assets minus liability. Okay, अगर हम प्रिंसिपल्स देखें अकाउंटिंग के तो उसमें टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर ऑलवेज इक्वल। दो साइड्स जो होती है बैलेंस शीट्स की वो कैसे होती है? इक्वल होती है। जैसे नीचे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, अगर हम एसेट्स लेते हैं तो एसेट्स एक साइड हुई और इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एक साइड। ओके, अगर हम कैपिटल इधर लेते हैं तो कैपिटल जो है वो एक साइड हुई इक्वल टू एसेट्स प्लस माइनस लायबिलिटीज। मीन्स कोई भी दो साइड्स आप ले लो वो कैसी होगी? इक्वल होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। whenever a transaction is to be recorded, it has to be recorded in two or more accounts in order to balance the equations. Okay, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं उसमें टू और मोर अकाउंट्स इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो दो और मोर अकाउंट्स से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। देन इफ अ ट्रांजेक्शंस अफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज the one side of the equation, it will also affect the increase or decrease the other side of the equation. Equation remains balanced whenever a transaction take place. Okay, अगर इक्वेशन की एक साइड जो है वो अफेक्ट होती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है तो अल्टीमेटली अनदर साइड जो है वो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल। इक्वेशन के जो दोनों साइड्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर कोई भी एक साइड जो है वो अफेक्ट होती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है तो जो दूसरी साइड है वो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, वो भी अफेक्ट होगी। लेकिन दोनों साइड्स कैसे होने चाहिए? सिमिलर ही होने चाहिए, दोनों इक्वल ही होने चाहिए, इक्वल ही होते हैं। ओके, देन all business transactions are recorded on the basis of this concept. No transactions is complete without dual aspect concept. The whole of the bookkeeping and accounting is based on this concept. The position of the business and also helpful in detecting the errors in accounts. Okay, ये जो concept है dual aspect concept, तो पूरा जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। जो भी बैलेंस शीट हम करते हैं तो उसमें दोनों जो साइड्स होती है वो इक्वल आनी चाहिए। वैसे ही इसी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस जो है उसको, उसकी पोजीशन क्या है उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, एज वेल एज ये जो भी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग के जो एरर्स होते हैं, अकाउंटिंग में होने वाले जो भी एरर्स है उसको डिटेक्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में यूज किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें according to this concept, a business will have an indefinite life unless it is likely to be sold or liquidated in the near future. According to this concept, a business will have an indefinite life unless it is likely to be sold or
liquidate in the near future. Most of the enterprises continue to operate profitable for indefinite period and are regarded as going concern on the business of these concepts. The outside parties enter into long-term contracts with the enterprise. By giving loans, purchase bonds or invest funds in long-term securities. The fixed assets are also recorded at the cost when it was acquired and carried in the balance sheet at actual cost less depreciation charge. The fixed assets as at present are not shown at their market value due to continuity concept. Due to this concept, working life of an asset is taken into consideration for the purpose of writing of depreciation. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस है वो इनडेफिनाइट लाइफ अनलेस इट्स लाइकली टू बी सोल्ड लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर. ओके, द मोस्ट एंटरप्राइज जो होते हैं वो कंटिन्यू टू ऑपरेट द प्रॉफिटेबल फॉर इनडेफिनाइट पीरियड. लॉन्ग पीरियड के लिए या फिर इनडेफिनाइट पीरियड के लिए वो क्या करते हैं, तो जो कंटिन्यूअस ऑपरेट करते हैं कुछ प्रॉफिटेबल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ये जो कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है उसके बेसिस पर आउटसाइड पार्टी जो होती है वो एंटर करती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में. ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं एंटरप्राइज में या फिर कोई कंपनी में तो वो इस कंसेप्ट पे बेस होते हैं. ओके, देन ड्यू टू दिस कंसेप्ट वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ द पर्पस of writing of the depreciation. Account does not stop writing transactions in books of account even the condition of the business deteriorates or going down. He remains helpful about the continuity of the business. इस कंसेप्ट से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब ट्रांजेक्शन्स बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं. अगर कोई लॉस भी हो रहा है बिजनेस में तो भी वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा. ऐसा नहीं होता कि अगर लॉस हो रहा है तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो वही रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता. बुक्स में हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है. वो बहुत ही हेल्पफुल होती है बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट. ये जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसे हम पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या फिर टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट या फिर टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू arbitrary period usually 12 months to report on its performance and financial position to its users. Okay, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये जो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसको हम पीरियोडिकल कंसेप्ट भी बोलते हैं या फिर टाइम पीरियड कंसेप्ट भी बोलते हैं. तो जो भी इंटरप्राइज होता है इसको arbitrary पीरियड मीन्स 12 मंथ का, एक ईयर का जो कुछ पीरियड दिया जाता है और उसका परफॉर्मेंस या फिर फाइनेंशियल पोजिशंस जो यूजर्स की फाइनेंशियल पोजीशंस होती है या फिर जो भी परफॉर्मेंस होता है एंटरप्राइज का या फिर कंपनी का वो देखा जाता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. इस कंसेप्ट में क्या होता है तो पीरियोडिकल कंसेप्ट जो है या फिर टाइम पीरियड कंसेप्ट हम इसको बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज जो होती है मीन्स जो भी कंपनी है या फिर जो भी एंटरप्राइज है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी है वो देखा जाता है, वो रिपोर्ट किया जाता है
और वो कितने दिनों के बाद किया जाता है, हर दिन नहीं किया जाता या फिर हर हफ्ते नहीं किया जाता, तो 12 मंथ का पीरियड उसको दिया जाता है। और 12 मंथ का जो रिपोर्ट होता है, 12 महीने का जो रिपोर्ट होता है, उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस या फिर फाइनेंशियल पोजीशंस यूजर टू इट्स यूजर्स को बताई जाती है। ओके, इन रियलिटी द नेट इनकम ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग the assets of the business existing at a time of its commencement with those existing at the time of the liquidation. This, since the life of the business is assumed to be indefinite, it is not feasible to measure the income according to the above concept. Okay, according to this concept हम income जो है उसको फेसिबल या फिर मेजर नहीं कर सकते, जो भी इनकम है हम उसके हिसाब से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक साल के बाद में देख रहे हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। हम हर हफ्ते, हर दिन या फिर हर मंथ में नहीं देख रहे, तो इससे हम हमारा जो भी इनकम है उसको मेजर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। द प्रोप्रिएटर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर्स कैन नॉट वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ये 12 मंथ में बहुत ज़्यादा पीरियड होता है, तो इसके लिए जो भी प्रोप्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स जो होते हैं या फिर जो भी अदर क्रेडिटर्स होते हैं वो इतनी देर तक वेट नहीं कर सकते। दे नीड टू नो द पोजिशन ऑफ द बिजनेस मोर फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलर इंटरवल्स। उनको जो भी है क्रेडिटर्स या फिर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको हर हफ्ते, हर दिन या फिर हम बोलते हैं कि हर मंथ में, मीन्स रेगुलर इंटरवल्स में उनको पता होना चाहिए कि कंपनी की पोजीशन क्या है। 12 मंथ पीरियड इज नॉर्मली एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड बैंकिंग कंपनी एक्ट। अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ 12 मंथ पीरियड अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट एंड बैंकिंग कंपनी एक्ट। अकाउंट्स प्रिपेयर फॉर द 12 मंथ्स, मीन्स हम बोलते हैं ना मार्च का महीना चल रहा है, हमें सब डाटा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो हर साल के बाद में, एक साल के बाद में, 12 मंथ के बाद में कंपनी एक्ट या फिर बैंकिंग एक्ट के तहत हम हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो देते हैं। द टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग पीरियड। इस पीरियड को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। आइदर अ कैलेंडर ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर में बी अकाउंटिंग पीरियड year of or April 1 to March 31st is the next year to be accounting year. Okay, तो एक जनवरी से 31 दिसंबर अकाउंटिंग पीरियड होता है या फिर 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होता है। ओके, the concept is very helpful in comparison of the financial positions as well as earning the concept of one year to that another year. These comparisons help in management, in planning and increasing the efficacy of the business. The proprietor and outsiders can drive various conclusions according to their needs. ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही हेल्पफुल है फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस या फिर अर्निंग कंसेप्ट जो है, कितने पैसे हमें ईयरली मिल रहे हैं, कितना फायदा हमें हो रहा है, या फिर नेक्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर में हमें कितना फायदा हुआ था, इस ईयर में कितना हुआ है, इस कंपैरिजन में ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैनेजमेंट या फिर प्लानिंग करनी है, कुछ इंक्रीज करना है, हमें इफिकेसी इंक्रीज करनी है बिजनेस की, तो इसमें ये बहुत ही हेल्पफुल है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, कितने कंसेप्ट देखे हमने? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने देखा एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसेप्ट कंसेप्ट क्या होता है, एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है। ओके, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेक्शंस ये चैप्टर हम देख रहे हैं, इसमें हमने 4 कंसेप्ट्स देखे हैं अभी। और नेक्स्ट जो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट,
कॉस्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एज वेल एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।